तो चलो आज समझते हैं डीएचसीपी के बारे में। ठीक है, डीएचसीपी क्या होता है, कैसे वर्क करता है, प्रैक्टिकली इसका यूज़ क्या है, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, बस वीडियो में एंड तक बने रहना। तुम्हें डीएचसीपी के बारे में टोटल चीज़ समझ में आ जाना है। ठीक है, कैसे काम करता है। तो ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डीएचसीपी। डीएचसीपी का जो फुल फॉर्म होता है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। अब तुम बोलोगे कि डीएचसीपी का यूज़ क्या है। ठीक है, तो देखो डीएचसीपी का सबसे सिंपल सा एक एग्जांपल के थ्रू मैं तुम्हें डीएचसीपी का यूज़ बताता हूँ। मान के चलो ना कि सबसे पहले तुम्हें एक चीज़ याद रखना कि तुम्हें अगर किसी भी इंटरनेट को एक्सेस करना है, ठीक है, तुम्हें अगर इंटरनेट चलाना है तो तुम जिस भी राउटर से कनेक्ट होगे वो राउटर तुम्हें एक शॉर्ट टाइम के लिए आईपी एड्रेस प्रोवाइड करेगा जिसके थ्रू तुम इंटरनेट को एक्सेस कर पाओगे। इतना चीज़ तुम्हें ध्यान में रखना है कि तुम्हें इंटरनेट चलाने के लिए तुम किसी भी राउटर से कनेक्ट हो। जैसे कि मान लो कि तुम्हारे घर में एक राउटर लगा हुआ है। ठीक है, तुम्हारे घर में राउटर लगा हुआ है, तुम्हारे पास एक न्यू फ़ोन है, ब्रांड न्यू फ़ोन है जिसमें सिम कार्ड नहीं लगा हुआ है। अब उस फ़ोन में तुम्हें इंटरनेट चलाना है तो तुम कैसे चलाओगे? उस फ़ोन को उस राउटर के थ्रू कनेक्ट करोगे, वाईफ़ाई के थ्रू उस राउटर से कनेक्ट करोगे। तो वो राउटर क्या होगा कि वो राउटर तुम्हें एक शॉर्ट टाइम के लिए आईपी एड्रेस प्रोवाइड करेगा जिसके थ्रू तुम इंटरनेट एक्सेस कर पाओगे और तुम चीज़ें देख पाओगे। ठीक है? अब ये कैसे काम करता है? जब भी कॉन्फ़िगरेशन वाला जो राउटर इंस्टॉलेशन वाला जो होता है, वो जब हमारे घर पे राउटर इंस्टॉल करने आता है, राउटर लगाने आता है, तो वो क्या करता है कि राउटर में डीएचसीपी सर्वर बना देता है। ठीक है, डीएचसीपी सर्वर पूल क्रिएट कर देता है जिससे क्या होता है कि तुम उस राउटर से कितने भी डिवाइसेस कनेक्ट हो जाए। ठीक है, उस राउटर से कितना भी डिवाइस कनेक्ट हो जाए, जैसे तुम अपने आस पड़ोसी को राउटर का पासवर्ड दे देते हो, तुम अपने घर में 10 लोगों को राउटर का पासवर्ड दे देते हो, तो वो क्या करेगा कि उस राउटर से वाईफ़ाई के थ्रू कनेक्ट हो जाएगा सिंपली पासवर्ड डाल के, तो उसे कुछ कोई भी आईपी-वाईपी का कोई भी झंझट नहीं होगा, डायरेक्ट इंटरनेट को एक्सेस कर पाएगा। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करता है, अगर वो जो इंस्टॉलेशन वाला अगर वो उस राउटर में डीएचसीपी पूल क्रिएट नहीं करता, तो तुम्हें क्या होगा कि जब भी तुम राउटर को कनेक्ट करोगे तो तुम्हें इतनी सारी जो चीज़ें हैं आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क, डिफ़ॉल्ट गेटवे, डीएनएस सर्वर, तुम्हें इतना ये 4 चीज़ें तुम्हें खुद से मैनुअली बनानी पड़ेगी, तब जाके तुम इंटरनेट को एक्सेस कर पाओगे। ठीक है? तो डीएचसीपी का सिंपल सा यूज़ तो तुम समझ ही गए होगे कि ये क्या करता है, ऑटोमेटिक आईपी असाइन करता है। अब देखो, अब तुम बोलोगे कि मेरे पास 5 को 6 को या 10 को जो भी हो, 2-4 डिवाइसेज़ हैं। तो मैं तो खुद से आईपी दे सकता हूँ, खुद से आईपी असाइन कर सकता हूँ, सबनेट मास्क दे सकता हूँ, डीएनएस भी दे सकता हूँ, तो खुद से यूज़ कर सकता हूँ, तो डीएचसीपी की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो देखो ऐसा होता है कि मान लो कि एक टीसीएस कंपनी है, ठीक है? बहुत बड़ी टीसीएस कंपनी है। उसमें एक लैन में किसी भी एक डिपार्टमेंट में एक लैन में 1000 बंदे या 500 बंदे काम कर रहे हैं, ठीक है? 500 एम्प्लॉयी वहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है? अब 500 एम्प्लॉयी के पास अपना-अपना लैपटॉप है, उस लैन से कनेक्ट होते हैं, ठीक है? उस लोकल एरिया नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं। तो हर एक के लैपटॉप में, हर एक के कंप्यूटर में जाके मैनुअली स्टैटिक, देखो ये स्टैटिक का मतलब होता है मैनुअली, ठीक है? तो मैनुअली जाके आईपी एड्रेस देना, सबनेट मास्क देना 500 लोगों को पॉसिबल नहीं है। ये सब काम कौन करेगा? जो उसको कॉन्फ़िगर करता है, जो उसको मैनेज करेगा। अब मैं जाता हूँ, मुझे एक लैपटॉप मिलेगा या मैं अपना डेस्कटॉप लैपटॉप लेके जाता हूँ, उनके लैन से कनेक्ट होऊँगा, तो मैं खुद से आईपी थोड़ी दूँगा। मुझे थोड़ी पता है कि आईपी कितना देना है, कौन सा आईपी दूँगा तो मेरा इंटरनेट एक्सेस हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। ये तो उसी को पता होगा जिसका राउटर है, जो जिसका लैन चल रहा है। तो इसीलिए एक लैन के अंदर, राउटर के अंदर डीएचसीपी पूल क्रिएट किया जाता है ताकि किसी को भी कनेक्ट करना हो तो वो डायरेक्ट डीएचसीपी पे क्लिक कर देंगे, तो उन्हें एक शॉर्ट टाइम के लिए आईपी एड्रेस मिल जाता है जिसके थ्रू वो इंटरनेट एक्सेस कर पाते हैं। अभी देखो, अभी तुम्हें वर्बली तुम्हें शायद ही नहीं समझ में आएगा, तो मैं तुम्हें एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाता हूँ, यहाँ पे तुम्हें ईज़ी समझ में आएगा। देखो, मैं यहाँ पे पहले 2-3 कंप्यूटर ले लेता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे मैं 4 कंप्यूटर ले लेता हूँ, ठीक है? इस चारों कंप्यूटर को एक स्विच से हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। ये जो हमारा था, एक राउटर था, राउटर की भी हमें आवश्यकता पड़ने वाली है। तो सबसे पहले देखो, ये हमारा एक वायर है, ठीक है? फास्ट ईथरनेट केबल है जिसको हम लोग स्विच के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने सारे कंप्यूटर्स को इस स्विच के थ्रू कनेक्ट कर दिया, ठीक है? तो अगर अभी हमें एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को कुछ भी डेटा भेजना रहेगा, तो हम लोग भेज सकते हैं, ठीक है? लेकिन उसके लिए हमें पहले से ये पता होना चाहिए कि सामने वाला जो कंप्यूटर है, सामने वाला जो डिवाइस है, उसका आईपी एड्रेस क्या है। अगर तुम्हें कोई भी डेटा है, तुम्हें कोई भी पार्सल अपने दोस्त के घर भेजना है, तो तुम कैसे भेजोगे? जब तक तुम्हारे दोस्त के घर का पता नहीं पता होगा, तो तुम कैसे भेजोगे?
तो वो आईपी एड्रेस का भी सेम ही काम होता है। आईपी एड्रेस एक तरह से पता का काम करता है, एड्रेस का काम करता है। जब तक तुम्हें पता नहीं होगा कि उसका पता क्या है, तब तक तुम कोई भी डेटा उसे भेज नहीं पाओगे, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे समझते हैं। इस स्विच को मैंने चारों कंप्यूटर को इस स्विच से ऐड कर दिया, ठीक है। चारों कंप्यूटर को ऐड कर दिया है, और मैंने देखो अभी मैं यहाँ के पीसी के डेस्कटॉप पे जाने के बाद कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाता हूँ, तो ये स्टैटिक सिलेक्ट है, ठीक है। स्टैटिक मतलब यहाँ पे खुद से आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क ये सब खुद से देना है, ठीक है। तो अभी मैं ये सब कुछ नहीं करूँगा। मैं क्या करूँगा कि मैं एक राउटर लूँगा, ठीक है। सबसे पहले राउटर को कनेक्ट करूँगा इससे, राउटर को मैं कनेक्ट करूँगा स्विच से। ये मैंने राउटर को मैंने स्विच से कनेक्ट कर दिया। अभी हम लोग क्या करेंगे कि राउटर को कॉन्फ़िगर करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमें डीएचसीपी बनाना है, डीएचसीपी सर्वर पूल क्रिएट करना है, ताकि सारे डिवाइसेस को ऑटोमेटिक आईपी असाइन हो सके जब वो कनेक्ट करे, ठीक है। ताकि हमें मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। अभी अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखो ये हमारा राउटर का बैकएंड पार्ट है, पिछला हिस्सा है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे ना कि ये एक छोटा सा काम रहता है, ये स्विच को पहले ऑफ करो। यहाँ पे कॉन्फ़िगर करने के लिए वो पीछे का एक किट रहता है, इसको एडजस्ट कर दो, इसके बाद इसको ऑन कर दो, ठीक है। यहाँ तुम्हारा काम हो गया। उसके बाद राउटर के CLI कमांड पे आपको जाना है। CLI कमांड के बाद CLI कमांड पे जाने के बाद सबसे पहले आपको इंटर करना है, ठीक है। इंटर करने के बाद आप इस वाले फेज पे आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है, वुड यू लाइक टू इंटर द इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग। सिंपली यहाँ पे नो करके आपको आगे बढ़ जाना है। अभी हम लोग कहाँ पे, अभी हम लोग राउटर पे, ठीक है। राउटर के इनेबल मोड पे है, ठीक है। इनेबल सॉरी यूज़र मोड पे है। तो यूज़र मोड से अभी हमको जाना है प्रिविलेज पे। तो यहाँ पे हम लोग इनेबल करेंगे। इनेबल करने के बाद कॉन्फ टी का यूज़ करेंगे। कॉन्फ टी कमांड है जिसके थ्रू हम लोग आ गए हैं कॉन्फ़िगरेशन मोड पे, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आने के बाद राउटर के कॉन्फ़िगरेशन मोड पे हम लोग आ चुके हैं। अभी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले राउटर को आईपी देना पड़ेगा। तुम लोग देख रहे हो स्विच से जो भी पीसीज कनेक्ट हुए वो लोग सक्सेसफुली पेयर हो चुके, क्योंकि ग्रीन ग्रीन का साइन है। लेकिन ये राउटर जो है, ये दोनों के बीच में रेड रेड साइन, तो रेड ग्रीन में कैसे बदलेगा। सबसे पहले हम लोग राउटर को आईपी एड्रेस देंगे। तो आईपी एड्रेस देने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, राउटर को आईपी एड्रेस देने के लिए पहले राउटर में एंटर करना पड़ेगा। एंटर करने के लिए हमें एक कमांड डालनी होगी, इंटरफेस, ठीक है। INTER इंटरफेस। इंटरफेस देने के बाद ये जो राउटर का ये जो केबल का नेम जो तुम्हें दिख रहा होगा GIG 0/0, ये डालने के बाद तुम्हें कर देना है इंटर। अब तुम लोग क्या हो, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग ना राउटर में एंटर कर चुके हैं। अभी राउटर में एंटर करने के बाद अभी हमको राउटर को आईपी एड्रेस देना। तो राउटर को आईपी एड्रेस देने के लिए आईपी एड्रेस 192.168.10.1 मैंने एक क्लास C की आईपी एड्रेस असाइन कर दिया राउटर को। उसके लिए फिर हमें सबनेट मास्क भी देना पड़ेगा, ठीक है। सबनेट मास्क मैंने दे दिया है। उसके बाद मैं एंटर कर दूंगा। अब हम राउटर को देखो, राउटर को हमने आईपी एड्रेस दे दी है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, नो सर्ट कमांड डालेंगे। क्यों, क्योंकि हमें राउटर से एग्जिट भी तो करना है। मैंने पहले इंटरफेस मतलब मैंने पहले एंटर किया, फिर आईपी दी, उसके बाद नो सर्ट डाल के एग्जिट कर दिया। अब देखो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा हरा हो गया, क्योंकि मैंने आईपी दे के वहाँ से बाहर निकल चुका हूँ। वहाँ से बाहर निकलने के बाद यहाँ पे भी सिंपली एग्जिट करके हम लोग को आ जाना, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आ चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पे डीएचसीपी पूल क्रिएट करेंगे, ठीक है। डीएचसीपी पूल क्रिएट करेंगे ताकि जितनी भी पीसीज है, जितनी भी डिवाइसेस है, उन लोग सभी को ऑटोमेटिक, ठीक है, आईपीज मिल सके, जिसमें हमारा मेहनत का काम कम हो। अभी वो कैसे होगा, तो सबसे पहले हम लोग कमांड लिखेंगे। देखो सबसे पहला जो हमारा कमांड होगा आईपी डीएचसीपी एक्सक्लूडेड एड्रेस, सॉरी आईपी एड्रेस, ठीक है। आईपी डीएचसीपी एक्सक्लूडेड एड्रेस। अभी देखो इसका मतलब क्या है, ये समझो 192.168.10.1 से लेके 192.168.10.10 तक। देखो एक्सक्लूडेड का मतलब तुम्हें पता ही होगा कि इतना को छोड़कर, देखो आईपी डीएचसीपी एक्सक्लूडेड एड्रेस इतना से इतना के बीच में क्या करना है। सॉरी मैंने यहाँ पे एक्सक्लूड का स्पेलिंग गलत लिख दिया, ठीक है। आईपी डीएचसीपी DHCP excluded एड्रेस 192.168.10.1 से लेके 192.168.10.10 तक ये एंटर कर दिया। इसका मतलब समझो, इस वाले कमांड का सिंपली मतलब ये है
कि 10.1 से लेके 10.10 के बीच में 10.1 से लेके 10.10 के बीच में जो भी 9-10 आईपीज आती है वो किसी को असाइन ना हो। कोई कितना भी नया एम्प्लॉय है या कोई नया डिवाइस कनेक्ट हो हमारे लैन से, इसके बीच का कोई भी आईपी किसी को नहीं देना है, क्योंकि ये रिजर्व आईपी, ये हम अपने लिए रिजर्व करके रखे हैं। कोई अगर हम कोई अपना पर्सनल डिवाइस कनेक्ट करते हैं तो वो उसमें से हम लोग दे सके, ठीक है, आईपी दे सके, इसीलिए इसको रिजर्व करके रखें, ठीक है। अभी हम लोग DHCP पूल क्रिएट करेंगे। DHCP पूल क्रिएट करने के लिए सिंपली IP DHCP पूल, पूल का नाम मान लो कि माईलैंड, ठीक है। पूल का नाम हमने रख दिया माईलैंड, IP DHCP पूल माईलैंड, एंटर कर दो तो हमारा DHCP क्रिएट हो गया। बस सिंपल एक छोटा सा कमांड था और हमारा जो DHCP है वो क्रिएट हो चुका है। अभी हम लोग इसको एक नेटवर्क दे देंगे, ठीक है। तो नेटवर्क देने के लिए, नेटवर्क आईडी देने के लिए हम लोग क्या चीज़ का यूज़ करेंगे, जो राउटर को हमने आईपी दी थी वही यहाँ पे नेटवर्क को देना है, ठीक है। नेटवर्क में 192.168.10.1, ठीक है, ये मैंने आईपी दे दी नेटवर्क को, ठीक है। उसके बाद इसका सबनेट मास्क भी हमें देना होगा 255.255.255.0, ये मैंने कर दिया एंटर, ये हमारा नेटवर्क हो गया। अभी हम लोग को देना पड़ेगा यहाँ पे एक और डिफ़ॉल्ट राउटर जहाँ से वो एग्जिट कर सके, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट राउटर का ये जो कमांड है default/rout या डिफ़ॉल्ट राउटर, उसके बाद दो हमें कोई सा भी एक आईपी दे सकते हो 192.168.10. मान लो कि मैं यहाँ पे 10.2 10.1 कर देता हूँ, ठीक है। ये डिफ़ॉल्ट राउटर का है जहाँ से एग्जिट करेगा 10.1, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे कर देता हूँ एंटर। ये क्या बोलते डिफ़ॉल्ट राउटर, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग गलत था, DEFAU default/ROUT या डिफ़ॉल्ट राउटर, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे आईपी दे दी 192.168.10.1, ठीक है। उसके बाद मैंने कर दिया एंटर, ये हमारा डिफ़ॉल्ट राउटर हो गया। एक लास्ट कमांड है DNS हम लोग को देना है, जिसके थ्रू हमारा डेटा जो है यूज़ हो पाएगा, ठीक है। तो DNS सर्वर देना होता है, DNS सर्वर हो गया। तो उसका 8.8.8.8 हम गूगल का DNS सर्वर यूज़ करें, ठीक है। उसके बाद हमारा यहाँ पे हम लोग एंटर मार देते हैं, हमारा यहाँ पे काम हो चुका है। इसके बाद एग्जिट करके निकल जाइए। अभी मैं तुम्हें एक और कमांड समझा देता हूँ कि क्या क्या कमांड और कैसे कैसे कमांड मैंने दिए। देखो, सबसे पहले राउटर में एंटर किए, ठीक है। ये जो तुम्हें दिख रहा होगा एरो का साइन, ये है यूज़र मोड। यूज़र मोड पे कॉन्फ़िगरेशंस हाई लेवल की नहीं होती है, इस बात को ध्यान में रखना। तो मैंने इनेबल, EN का मतलब होता है शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट की है, इनेबल का शॉर्ट की EN। इनेबल करने के बाद हम लोग आ गए हैं यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन प्रिविलेज मोड पे। सबसे पहले यूज़र मोड, उसके बाद प्रिविलेज मोड, उसके बाद फिर हम लोग को जाना था ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे, जहाँ पे बहुत बड़ी लेवल की कॉन्फ़िगरेशंस होती है, जहाँ पे DHCP पूल भी कॉन्फ़िगरेशन पे ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन पे ही बनती है, ठीक है। तो कॉन्फ टी प्रेस करने के बाद हम लोग आ गए यहाँ पे ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे। ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आने के बाद सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया कि राउटर में हमने एंटर किया, ठीक है। यहाँ पे तुम देख सकते हो मैंने ये राउटर में सबसे पहले एंटर किया, जिसका कमांड था इंटरफेस GIG 0/0, ये 0/0 हमेशा याद रखना। जो भी वायर के टाइम में यहाँ पे जो दिखेगा वही डालना, ठीक है। उसके बाद इंटर करने के बाद मैंने सिंपली उसको एक आईपी एड्रेस प्रोवाइड की राउटर को, जो कि आईपी एड्रेस 192.168.10.1 से 10.1 था। उसका सबनेट मास्क 255.255.255.0 हो गया। उसके बाद नो सेट कमांड डाल के मैं वहाँ से एग्जिट ले चुका हूँ, ठीक है। एग्जिट लेने के बाद वहाँ वापस से ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आ गए। ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आने के बाद IP DHCP एक्सक्लूडेड एड्रेस, मैंने यहाँ पे 10 आईपी अपने लिए रिजर्व रखिए, ताकि मेरा अगर कुछ पर्सनल डिवाइसेस है, जैसे प्रिंटर हो गया, जॉयस्टिक हो गया, मतलब कोई भी अपना पर्सनल डिवाइसेस अगर कनेक्ट करना हो तो मैं उसे आईपी दे सकूँ बाद में, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सक्लूडेड एड्रेस जो मैंने ये कमांड डाली है, इसमें मैंने अपना 10 आईपी एड्रेस जो है अपना अपने लिए सेव करके रखा है, ठीक है, उसको रिजर्व करके रखा है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा ये जो था सेव करके रखने वाला ये जो कमांड ये था, ठीक है, वो गलत कमांड था, ठीक है। नेक्स्ट कमांड था DHCP पूल क्रिएट करना, ठीक है। तो IP DHCP पूल माईलैंड, पूल का नाम था माईलैंड, ठीक है। माईलैंड ये हो गया सिंपल, एक लाइन का कमांड था, IP DHCP पूल माईलैंड क्रिएट हो गया। उसके बाद यहाँ पे एक नेटवर्क आईडी देनी पड़ती है, ठीक है। तो नेटवर्क आईडी वो ही देना चाहिए जो राउटर का IP एड्रेस हो, ठीक है। तो राउटर का IP एड्रेस वही मैंने नेटवर्क में डाल दी, उसका सबनेट मास्क डाल दिया, वहाँ पे हो गया कंप्लीट।
उसके बाद एक डिफ़ॉल्ट राउटर डिफ़ॉल्ट राउटर का आईपी डालना पड़ता है, जहाँ से आप एग्ज़िट पॉइंट होती है, जहाँ से निकलने वाले थे। तो डिफ़ॉल्ट राउटर मैंने 10.1 डाल दी, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये डिफ़ॉल्ट का स्पेलिंग गलत हो गया था, ठीक है, इसलिए एरर दे दिया था। तो यहाँ पे 10.1 का डिफ़ॉल्ट राउटर डाल दी। फिर डीएनएस का काम क्या होता है? डीएनएस का काम होता है डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन नेम सर्वर, जो कि आईपी एड्रेस में डोमेन नेम को आईपी में कन्वर्ट करता है। तो इसके थ्रू ही होगा, ठीक है। ये सब कुछ बेसिक चीज़ें इंटरनेट को चलाने के लिए, एक्सेसिबल बनाने के लिए कुछ कमांड से ये सब चीज़ों का यूज़ होता है, तभी आप प्रॉपर यूज़ कर पाओगे इंटरनेट, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल अगर आप यूज़ करोगे तो गूगल का इंटरनेट है, गूगल डीएनएस से वो कनेक्टेड है, तो गूगल डीएनएस के थ्रू चलेगा, ठीक है। उसके बाद सिंपली एग्ज़िट करके यहाँ पे हमारा जो होता है कंप्लीट, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे डीएचसीपी वर्क कर रहा है कि नहीं। देखो, यहाँ पे हम लोग पीसी में गए, पीसी पे जाने के बाद आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे गए, आईपी कॉन्फ़िगरेशन के बाद देखो डीएचसीपी पे जैसे ही क्लिक करते हैं, डीएचसीपी एक रिक्वेस्ट भेजेगा राउटर को कि मैं आप में कनेक्ट होना चाहता हूँ, मैं आपके लैन में नेटवर्क में कनेक्ट होना चाहता हूँ, मुझे एक इमीडिएट बेसिस पे एक हमको आईपी चाहिए। तो देखो तुरंत एक आईपी एड्रेस मिल गया 10.11 का, क्योंकि तुम्हें पता होगा 10.1 से लेकर 10.10 तक का जो भी आईपी था वो रिजर्व था। इस पे गया मैं, इस पे जाऊँगा, डेस्कटॉप पे जाऊँगा, आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे जाऊँगा, डीएचसीपी पे क्लिक करूँगा, इसे भी तुरंत ऑटोमेटिक आईपी मिल गई, देख सकते हो यहाँ पे ये हो गया। फिर इस वाले पीसी पे जाओ, इस वाले पीसी पे जाओ, फिर यहाँ पे जाने के बाद डीएचसीपी पे क्लिक करते हैं तो इसे भी ऑटोमेटिक आईपी मिल गई। देखो, अभी मान के चलो इस कंपनी में कोई एक नया एम्प्लॉय आया, ठीक है, एक नया एम्प्लॉय आया, फिर वो भी इस स्विच से कनेक्ट होता है। इस वाले पीसी को देखो, इस वाले पीसी को डेस्कटॉप पे जाना है, आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे जाना है, डीएचसीपी पे क्रिएट करना है, डीएचसीपी इजीली इसको भी आईपी दे देगा, हो गया काम। और उसके बाद देखो इस कंपनी में एक नया एम्प्लॉय आया था जो कि ये था, ये एम्प्लॉय आया, ठीक है, स्विच से कनेक्ट हो गया, एक इसी के लैन से कनेक्ट हो गया। अब इसको भी इंटरनेट यूज़ करना है, तो ये क्या करेगा? देखो, सबसे पहले हम लोग इसका ग्रीन होने का वेट करेंगे, तभी डीएचसीपी वर्क करेगा, ठीक है। जब तक ग्रीन नहीं होगा, जब तक सक्सेसफुली पेयर नहीं होगा, तब तक डीएचसीपी से रिक्वेस्ट नहीं भेज सकते हो आईपी के लिए। अब देखो ये ग्रीन हो गया तो इसको डेस्कटॉप में जाना, आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे जाना, जैसे ही डीएचसीपी पे मैंने रिक्वेस्ट किया वैसे ही इसको शॉर्ट टर्म आईपी मिल गया, ठीक है। अब तुम समझ गए होगे कि डीएचसीपी कैसे वर्क करता है, कैसे प्रैक्टिकली। अब यहाँ पे हम लोग देखो एक चीज़ और समझेंगे, टीसीपी यूडीपी। टीसीपी यूडीपी तुम नाम सुने होगे, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। और यूडीपी होता है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ये दो प्रोटोकॉल है जो डीएचसीपी में वर्क करती है, लेकिन दोनों में कौन सा वर्क करता है मैं तुम्हें बताता हूँ। टीएचसीपी जो होता है, टीसीपी जो होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, वो एकदम रिलायबल प्रोटोकॉल होता है। मतलब रिलायबल का मतलब एकदम स्मूथ लेकिन स्लो होता है। अगर मैं तुम्हें एग्जाम्पल समझाता हूँ, मैं तुम्हें 10 रुपये देता हूँ, तुम उधर तुम्हारे पास 10 रुपये चला जाएगा, तुम मुझे बोलोगे हाँ 10 रुपये आ गया, तो मैं बोलूँगा ठीक है, ठीक है। तो इसमें काफ़ी 3-3 प्रोसेस लग गया, मैंने तुम्हें भेजा, रिक्वेस्ट किया, तुमने मुझे एक्नॉलेजमेंट भेजा, फिर मैंने एक्सेप्ट किया, मतलब मुझे पता चला कि अच्छा हाँ पहुँच गया, मैंने चलो मान के चलो मैं तुम्हें फिर 10 रुपये भेजा, 5 रुपये नहीं गया, फिर तुम उधर से बोलोगे 5 रुपये मुझे रिसीव नहीं हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, मैं वापस से उस 5 रुपये को भेजूंगा। तो ये टीसीपी रिलायबल है, सब कुछ ओके कर देता है, सब कुछ सही कर देता है, बट लेट, ठीक है, स्लो। और वहीं यूडीपीज़ के कंपैरिजन में क्या होता है, जो यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल है वो क्या करता है कि फास्ट है, भले वो प्रॉपर डेटा सेंड कर रहा है या नहीं कर रहा है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो फास्ट है, वो तुरंत कर देता है, विदिन सेकंड, विदिन अ मिनट कर देता है। तो ये जो डीएचसीपी में है, यूडीपी प्रोटोकॉल ही यूज़ होता है। यूडीपी प्रोटोकॉल के कारण ही जैसे ही आप डीएचसीपी पे क्लिक करते हैं तो तुरंत आपको इमीडिएट बेसिस पे एक आईपी मिल जाती है, वो यूडीपी का ही देन है, ठीक है। तो आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया होगा, तुम लोग को समझ में आ गया कि डीएचसीपी क्या है, कैसे वर्क करता है। और प्रैक्टिकल तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रैक्टिकल जो मैंने तुम्हें दिखाया काफ़ी अच्छे से तुम्हें समझ में आ गया है। तो बस एक कमेंट कर देना कि हाँ मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, धन्यवाद।